ऐसा क्वेश्चन दिखता है सर, बड़े परेशानी होती है सर, क्या किया जाए सर? बड़ी परेशानी होती है, कुछ नहीं करने का। इस क्वेश्चन को पहले ध्यान से सुनना। फिगर शो फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 10 10, ए बी आर द पॉइंट ऑफ सेपरेशन। ए और बी दो अलग अलग पॉइंट है, ठीक है, 50 सेंटीमीटर दूर ये दोनों के दोनों पॉइंट है, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ऐसे लग रहे हैं। हमसे पूछा है कैलकुलेट द रिजल्टेंट मूवमेंट ऑफ द फोर्स, सेम ही तो पूछ रहा है, ध्यान से सुनना। कैलकुलेट द रिजल्टेंट मूवमेंट ऑफ टू फोर्सेस, दोनों फोर्सेस का निकालना है, एक का नहीं पूछ रहा। इस क्वेश्चन में जब हमने यहां पर देखा था तो हम इसको भूल गए थे, यानी कि हमने सिर्फ F1 फोर्स का मोमेंट देख रहे हैं 2 मीटर दूरी पर। यानी कि इससे पहले भी हम एक क्वेश्चन और कर रहे थे, ध्यान होगा, अभी दिखाता हूं मैं तुम्हें, ये वाला। तो हमने यहां पर क्या किया था, 5 × 2 कर लिया था 10, क्योंकि हमने सिर्फ F1 फोर्स का निकाला था O से, सिर्फ एक फोर्स का निकाला था O से। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, सिर्फ F1 का निकाला था O से, तो इसलिए F1 फोर्स ले लिया था और O से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लिया था। लेकिन यहां पर थोड़ा सा जज्बात बदल रहा है इस क्वेश्चन में, और वो इस क्वेश्चन में कह रहा है दोनों के दोनों फोर्सेस का निकालो इस A पॉइंट में, यानी कि दोनों फोर्स के थ्रू जो मूवमेंट आया होगा A पॉइंट पर कितना आया होगा। बच्चे ध्यान से मेरी बात सुनना, इस A पॉइंट पर सिंपल 10 से नहीं पूछ रहा, वो दोनों फोर्स से पूछ रहा है। अगर इस B पॉइंट पर वो पूछ रहा है तो वो दोनों फोर्स से पूछ रहा है, और अगर O की बात करेगा तब तो वो बीच का आ जाएगा पॉइंट। करते हैं सॉल्व, पता लग जाएगा। देखो बच्चे यहां पर क्या गलती करेंगे, मैं पहले वो बताऊंगा कि गलती क्या करते हैं। गलती यहां पर क्या करोगे, गलती क्या करोगे ये भी मैं बताता हूं कि गलती क्या करोगे। आपने बोला है सेम ही तो क्वेश्चन है यार, बस इसमें दो लंबी लंबी ऐसे लाइन देखोगे, उसमें घबराना नहीं है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। मैं इस डायग्राम को बच्चे लोग ऐसे बना दूं, अगर इस डायग्राम को मैं ऐसे बना दूं, ऐसे, ठीक, मैं इस वाली लाइन को मिटा दूं, जरा फील कर लेना, इस डायग्राम को मैं ऐसे बना दूं, ठीक, क्या फर्क पड़ गया बताओ, सेम ही तो पढ़ रहा हो अभी तक। लो तो क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने मिटा दिए भाई, मैंने इसको ऐसे खींच दिया था, मैं नहीं खींच रहा, मैंने वही बना दिया। क्या बन नहीं गया पहले जैसे, क्वेश्चन ही तो बन गया, ये यही तो बन गया, ये देखो यही तो बन गया वो, यही तो बन गया वो, ये यही तो बन गया वो, यही तो बन गया वो। बस यहाँ पे 4 सेंटीमीटर की जगह क्या दे रखा है, 4 की जगह में 50 दे रखा है। लो ये लो बन गया, ये 50 दे रखा है, वहां पर ये क्वेश्चन में 50 तो दे रखा है, लो 50 सेंटीमीटर। तो इसमें बड़ी डील थोड़ी है, इसमें कोई बड़ी डील नहीं है, इसमें कोई बड़ी डील नहीं है कि भाई ऐसे कैसे करना है। दिक्कत पता क्या है, दिक्कत तो यहां पर है कि वो पूछ क्या रहा है। पहले बात समझ में आ गई, यही क्वेश्चन है सेम टू सेम, बस बीच में 50 सेंटीमीटर दे दिया हमें, बस यहां पर ये दे दिया कि ये ऐसे लाइनें खींच दी, तो कोई बड़ी दिक्कत आती वाली बात है नहीं। मैं आपके लिए आसान करने के लिए इसे बता देता हूं कि कैसे किया आपने, तो आपने इसको ऐसे गायब कर देना, ठीक हो गया, बस खत्म कहानी। चलो सर ये बात तो समझ में आ गई। गलती क्या करोगे, गलती तुम ये करोगे कि तुम पहले सबसे पहले ना F1 मान लो इसे, चलो ये F1 हो गया, ये F2 हो गया, तो यहां पर A मान लो, यहां पर B, जैसे बोली रखा A और B ये पॉइंट है भैया, वही पुराना डायग्राम बन गया, सेम क्वेश्चन है। गलती क्या करोगे, तुम निकालोगे मूवमेंट ऑफ फोर्स एट A, ठीक है, मूवमेंट ऑफ फोर्स एट A, फिर तुम बोलोगे 50 सेंटीमीटर है, O तो मिड पॉइंट है, जैसे उसने बोला ये कि O इज द एग्जैक्टली एट द मिडिल पॉइंट, तो ये हो जाएगा सर 50 का आधा 25 सेंटीमीटर, और इधर भी हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं भाई, थम्स अप, तुमने एकदम सही सोचा हुआ। अभी मेरी बात सुनते रहना, ठीक। फिर आप बोलोगे सर A पे तो निकालना है, 25 सेंटीमीटर को सर ने मीटर में बदलना बताया था, 25 × 10⁻², यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां पर आ जाएगा इतना, 25/100। कोई दिक्कत नहीं, ये भी सही कर रहे हो, चलो यहां तक भी समझ में आती है बात। फिर तुम बोलोगे यार बहुत आसान तो है, फोर्स इंटू वहां तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि है 25, क्योंकि A पे पूछा है 25/100, 0 ने मारा 0 को 2.5 न्यूटन मीटर, और ये कैसे जा रहा था,
ऊपर की तरफ, तो ये हो जाएगा क्लॉकवाइज। लो भैया पहला आंसर आ गया, एट ए वाला मेरा आंसर आ गया। फिर आप बोलोगे कि सर बी वाला पूछ रहे हैं, तो बी के लिए भी तो सेम ही होगा, मूवमेंट ऑफ फोर्स एट बी। तो मूवमेंट ऑफ फोर्स एट बी फटाफट बता देता हूं। तो आप बोलोगे इधर से लग रहा है 10 न्यूटन। हाँ सर, यहां से पाइवट पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है, मीटर में बदलने के लिए ये बताया था, 2.5 यहां पर भी आ जाएगा न्यूटन मीटर, और ये भी क्लॉकवाइज है। चलो दूसरा हो गया। तीसरा बोलोगे टोटल, तो टोटल में तो दोनों जोड़ दोगे, 2.5 प्लस 2.5, और आंसर आ जाएगा तुम्हारा 5 न्यूटन मीटर, और दोनों क्लॉकवाइज। ऐसे करके आ जाओगे, जो कि गलत है, जो कि गलत है। क्यों गलत है? अगर ये क्वेश्चन, दोस्तों मेरी बात सुनना, अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है ध्यान से सुनना, अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, मैं इसको बता रहा हूं इसलिए कि तुम्हें ऐसा ना लगे कि पता नहीं कौन सा क्वेश्चन दे दिया, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अगर ये मिड पॉइंट है, क्वेश्चन हमसे ये पूछता कि फाइंड द मूवमेंट ऑफ फोर्स एट ए, बस खत्म कहानी। फाइंड द मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट ए थ्रू इस, सिर्फ एक से पूछता तो आप एकदम सही कर रहे थे, सिर्फ एक से पूछता तो आप जो ये 2.5 का कॉन्सेप्ट कर रहे थे सही कर रहे थे। पर इसने यहां पे लिखा टू फोर्सेस, दोनों फोर्स से बताना है ए पर, यानी कि यहां वाले फोर्स को भी अब आपको यहां कंसीडर करना है, यहां वाले फोर्स को भी यहां कंसीडर करना पड़ेगा। यानी कि सर दोनों फोर्स सेम है, हाँ, ए पॉइंट से यहां तक की दूरी 50 सेंटीमीटर है, हाँ, यानी कि कपल आर्म कितना हो गया सर, इतना। तो अगर मैं यहां पर इस पॉइंट का ए बिंदु निकालना चाहता हूं कि कैलकुलेट द रिजल्टेंट मूवमेंट ऑफ टू फोर्सेस अबाउट पॉइंट ए, तो मुझे क्या करना है, मुझे करना है मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट, या मैं बोलूं मूवमेंट ऑफ फोर्सेस या रिजल्टेंट मूवमेंट ऑफ फोर्सेस, क्योंकि क्वेश्चन हमें यही कह रहा है रिजल्टेंट मूवमेंट ऑफ फोर्सेस या टू फोर्सेस। दोस्तों ये शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, टू फोर्सेस अबाउट पॉइंट ए, अबाउट पॉइंट ए, तो ये निकलेगा आपका एनी वन ऑफ द फोर्स इनटू कपल आर्म। तो कोई सा भी फोर्स आपने ले लिया तो वो दोनों के दोनों सेम है 10, और ये होगा 50 इंटू 10 टू द पावर -2, आंसर होगा 50 इंटू 10 अपॉन, ये देखो 50 10 और ये नीचे चले जाएंगे 1 2 1 2, तो आंसर आएगा 5 न्यूटन मीटर। और क्योंकि दोनों फोर्स घुमा इसको कैसे रहे हैं, क्लॉकवाइज, तो ये आपका यहां पर आंसर बनेगा एट ए। किन से, दोनों फोर्स से। 2.5 मत कर देना, 2.5 तब होगा जब वो बोलेगा मूवमेंट ऑफ फोर्स बाय F1 निकालो या F2 निकालो, पर वो यहां पर दोनों फोर्सेस से कह रहा है। आई होप ये छोटी सी बात क्लियर होगी। स्टेटमेंट इसका आ जाएगा, आई होप इसका स्टेटमेंट आ सकता है। सेकंड पॉइंट, आप कुछ भी तो लिखना, ये तो लिखना द मूवमेंट ऑफ द फोर्सेस अबाउट द पॉइंट ओ इज 5 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज, दिस इज द फाइनल स्टेटमेंट। दूसरा बोल रहा है वो कि बी से बताओ, बी यानी कि बी पे टोटल बताओ, बी पर टोटल, तो बी पर टोटल क्या होगा, दोनों से फिर से एनी वन ऑफ द फोर्स इनटू कपल आर्म, तो बी का भी सेम ही हो गया। बस यही लिखना है हमें, रिजल्टेंट मूवमेंट ऑफ फोर्स, या सॉरी ऑफ टू फोर्स ना, टू फोर्सेस अबाउट पॉइंट बी, दोनों फोर्स से बी पॉइंट पर कितना निकलेगा, तो टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स एनी वन ऑफ द फोर्स इनटू कपल आर्म, तो कोई सा भी फोर्स, दोनों सेम ही हैं 10, अलग अलग होंगे तो फिर एंटी क्लॉक फिर देखना पड़ेगा, ठीक है, वो पूरी कहानी फिर लगानी पड़ेगी, वो वाला पहला क्वेश्चन जैसे चला था। कपल आर्म इज अगेन 50 इंटू 10 टू द पावर -2, यानी कि दोस्तों फिर से इसको सॉल्व करके आएगा 5 न्यूटन मीटर, और कैसा आ जाएगा, ये भी क्लॉकवाइज। अभी तक आप क्या कर रहे थे, अगर वो बोलता सिर्फ बी वाले पॉइंट पर
जो F2 फोर्स है, जो F2 फोर्स है, जो F2 फोर्स है इस B पॉइंट पर, इस B बिंदु पर, इस B पॉइंट पर कितना मूवमेंट देता, तब तुम इतना ही डिस्टेंस लेते। लेकिन उसने बोला दोनों फोर्सेस से बताओ, तो दोनों फोर्सेस के लिए तो भाई साहब पूरा लॉजिक लगेगा। खत्म। तीसरा क्या कह रहा है सर? तीसरा कह रहा है फाइनल, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, तीसरा इस पे देखो एक पॉइंट और बोला है, एक तीसरा पॉइंट और कह रहा है कि O इज सिचुएटेड एग्जैक्टली एट द मिडिल पॉइंट ऑफ द टू फोर्सेस। तो कह रहा है कैलकुलेट द रिजल्टेंट मूवमेंट ऑफ टू फोर्सेस अबाउट द पॉइंट O। ए बी तो हटा दो ना, ए बी तो सॉल्व कर दिए। तो कह रहा है रिजल्टेंट मूवमेंट ऑफ फोर्स निकालो दोनों पॉइंट से, जो O है एग्जैक्टली सेंटर में है। तो O अगर एग्जैक्टली सेंटर में है तो भाई तब कैसे करोगे? तो तब इसको ऐसे करोगे कि ये कह रहा है ऊपर चल, ये कह रहा है नीचे चल, इन दोनों के बीच में है O, और यहां से यहां तक है 25 सेंटीमीटर, और यहां से यहां भी है 25 सेंटीमीटर। तो अब आप लिखोगे इधर A इधर B। तो अब आपको क्या करना है? अलग अलग करके निकालना है। तो टोटल दोनों जोड़ मत देना, 5 और 5 10 मत कर देना, ये भी गलती कर दोगे, ठीक है। टोटल मूवमेंट ऑफ फोर्स, या मैं बोलूं टोटल मूवमेंट ऑफ फोर्स ऑफ टू फोर्सेस एट पॉइंट O इज इक्वल्स टू मूवमेंट ऑफ फोर्स एट A प्लस मूवमेंट ऑफ फोर्स एट B। अब तुम फिर मुझे पता है ना क्या गलती करता है बच्चा? बच्चा होता है सर यहां पे तो आपने बोला मूवमेंट ऑफ फोर्स एट A अभी तो निकाला कितना 5, मूवमेंट ऑफ फोर्स B अभी तो निकाला 5, 5 और 5 दोनों क्लॉकवाइज 10। कहां से 10? ये मूवमेंट ऑफ टू फोर्सेस था, अब एक फोर्स का निकालना है। अब एक फोर्स के लिए क्या करोगे? हे भगवान, हे फोर्स के लिए अब आप 10 तो लोगे, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस O से लोगे रे भैया। इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लोगे, सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिया, फिर अगेन फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या मेरी बात क्लियर? लाइव होते तो मैं पूछ भी लेता, रिकॉर्डेड देखोगे तो जरूर कमेंट करके बताना अगर कोई यहां पे डाउट हुआ होगा। वैसे डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि दोनों फोर्स का O पर पूछा है, वहां पर दोनों फोर्स का A पर पूछा था, वहां पर दोनों फोर्स का B पर पूछा था। अगर सिंगल फोर्स का A पे पूछता है तो ऐसे निकाला जाता है, अगर सिंगल फोर्स का B पे पूछता तो ऐसे निकाला जाता, पर दोनों फोर्स का पूछ रहा है कहां पर? A पर। तो दोनों फोर्स के लिए हम एनी वन ऑफ द फोर्स इनटू कपल आर्म करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 2 1, ये आया, अच्छा रुक जाओ, 100 है रे, 1 कटा 2.5 यहाँ, टक 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 2.5 यहाँ। तो टोटल मूवमेंट आएगा 5 न्यूटन मीटर, और दोनों के दोनों क्या करेंगे? क्लॉकवाइज। कहां से? O पर। O पर से बात हो रही है, O पर से 5 न्यूटन मीटर में। अगर दोनों फोर्स A पर देखते तो 5 न्यूटन मीटर पे, दोनों फोर्स पे B पे देखेंगे तो भी 5 न्यूटन मीटर पे। तो याद रखना क्वेश्चन के अंदर क्या सिर्फ ऐसे पूछा है कि कैलकुलेट द रिजल्टेंट मूवमेंट ऑफ फोर्स F1 एट पॉइंट A। अगर ऐसा पूछा है तो इतना इंटू 10 यानी कि 2.5 आ रहा था। मूवमेंट ऑफ फोर्स F2 एट पॉइंट B, तो आप सेंटर से लोगे, लेकिन उसने बोला रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, दोनों फोर्सेस का निकालना है। तो दोनों फोर्स में से एनी वन ऑफ द फोर्स इनटू कपल आर्म। समझे रे भाई? ये आपको करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है, आई होप विजिबल होगा। हाँ है तो इसे बोल्ड करना भूल गया मैं। चलो आराम ही से लगाओ, आराम ही से, एकदम प्यार से क्वेश्चन को फील के साथ लगाएंगे, आराम कर करके लगाएंगे। एक यूनिफॉर्म मीटर रूल है, यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा, मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर का। बैलेंस इज हॉरिजॉन्टल और नाइफ एज। अब ये बड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन आ गया भैया। इन्होंने चाकू के ऊपर एक स्केल को बैलेंस कर लिया, चाकू की नोक पे, एकदम नोक पे, टिप एकदम बीच से कहीं पे इन्होंने इसको बैलेंस कर दिया, ऐसे कहीं पर बैलेंस कर दिया। अंगूठा नहीं लगाया हुआ मैंने पीछे, ठीक है, ये बैलेंस कर दिया, ठीक। पर इन्होंने 58 सेंटीमीटर पे बैलेंस किया है। दोस्तों इन्होंने क्या किया, एक स्केल लिया 100 सेंटीमीटर का, उसको ऐसे किसी चाकू की नोक पर प्लेस कर दिया 58 सेंटीमीटर से। अब होना ही नहीं उसने,
सर वो तो बीच से होता है हमेशा, आप तो कह रहे थे। हाँ बीच से ही होगा। अब इमेजिन करो कि इधर भी 50 इधर भी 50, तो यहां से 0 है, ठीक है, इस कोने से 0 है, 0 1 2 3 4 5 50, तो इधर से भी 50 इधर से भी 50, लेकिन मैं 50 पे पहुंच गया। 50 के आगे तो 51 52 53 54, इधर कहीं पे 58 होगा। अगर मैं इधर से 0 ले रहा हूं तो 0 1 2 3 4 5 6 7 50, 50 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे चलेगा। तो 50 के बाद 51 52 53 54, यानी कि थोड़ा सा इधर शिफ्ट, तो ये तो टिकेगा ही नहीं, ये तो गिरेगा। ये तो मिड से होगा ना बैलेंस। फिर फील करो, ये तो मिड से बैलेंस हो रहा है ना, ये तो बीच से बैलेंस हो रहा है, और बीच से बैलेंस होगा यानी कि बीच पॉइंट होता है 50, यूनिफॉर्म है, तो बीच में इसका वेट लग रहा होगा, वहीं को हमने बैलेंस कर दिया, तो हो गया ये बैलेंस। अब इन्होंने चाकू की नोक से 58 सेंटीमीटर पे इसको होल्ड कर दिया, यानी कि 58 हो गया आपका इधर, ये तो रुकेगा ही नहीं, 58 पे रुकेगा ही नहीं, तो गिरेगा। 50 पे बैलेंस करते रुक जाता, 58 से तो ये आगे की तरफ जा रहा है। तो इमेजिन करो दोस्तों, अगर ये आगे की तरफ गिर भी रहा है, अगर गिर गया, ठीक है, अगर मानो ये आगे की तरफ गिर रहा है, तो मैं इसको इधर से बैलेंस कर सकता हूँ 58 के लिए। क्या लगाना पड़ेगा मुझे? कुछ वेट। मैं इसको यहां से भी बैलेंस कर सकता हूँ भाई, पर मैं यहां से वेट लगाऊंगा कुछ। सिंपल सा फंडा है। मुझे सर अगर इसे यहां से बैलेंस करना है तो मुझे इधर वेट लगाना पड़ेगा, मुझे इधर फोर्स लगाना पड़ेगा। देखो ना, बीच में तो बैलेंस करने के लिए मुझे फोर्स नहीं लगाना, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा इधर कर दूंगा तो इस स्केल का मास थोड़ा आगे आ जाएगा, सेंटर ऑफ मास आगे आ जाएगा, और ये स्केल नीचे की तरफ गिरेगा। सेंटर ऑफ मास की कहानी आएगी अभी, यानी कि इसका पूरा वेट आगे की तरफ लग रहा है, तो इसको गिरा रहा है। उस वेट को बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एक इधर की तरफ वेट लगाना पड़ेगा। वही वो क्वेश्चन कह रहा है। कह रहा है एक मीटर रूलर है, इसको देखो फील भी करेंगे, फील तो खैर करा ही दिया, पर फिर भी हॉरिजॉन्टली एक नाइफ एज पे लगा दिया। तो 1 मीटर का रूलर है, 1 मीटर का रूलर है, तो ये है 0 सेंटीमीटर और ये है 100 सेंटीमीटर। इसको बैलेंस किया। अगर मुझे इसे बैलेंस करना है तो मुझे इतना पता है कि 50 सेंटीमीटर से मैं इसको आराम से बैलेंस कर लेता, लेकिन ये मानने वाले तो थे नहीं। ये यहां से बैलेंस होता, कहां से बैलेंस होता? 50 से। 50 से ही ये बैलेंस हो पाता, अगर बीच से मुझे बैलेंस करना है चाकू की नोक पे। पर इन्होंने आज बैलेंस करने की कोशिश की है दोस्तों, $58 सेंटीमीटर से बैलेंस करने की कोशिश की है। यानी कि पाइवट कहां पे कर दिया? 58 सेंटीमीटर पे। तो सीधी सी बात है, बैलेंस यहां से होना था, यहां से कर रहे, तो ये स्केल यूं ही तो करेगा, गुड़म नीचे गिर जाएगा, यहां से कट, यहां से क्या करेगा? नीचे। भाई सीधी सी बात है, यहां ज्यादा लंबाई होगी, यहां कम, नीचे गिरेगा। तो ये यहां से बैलेंस नहीं होगा, ये इधर की तरफ यूं गिर रहा होगा, ये नीचे की तरफ। तो तुम खुद सोचो, अगर ये नीचे की तरफ जा रहा है तो मुझे इसे रोकने के लिए इधर से फोर्स लगाना पड़ेगा। तो उन्होंने यही बोला कि व्हेन अ वेट ऑफ 20 GF इज सस्पेंडेड फ्रॉम अदर एंड, नहीं तो ये तो गिर जाता। तो इन्होंने दूसरे कोने से 20 ग्राम फोर्स का वेट लगा दिया। तो भाई साहब टिक गए बीच में, गिर रहे थे ऐसे नीचे, तो इधर से इन्होंने 20 GF का फोर्स लगा दिया। ऐसे गिर रहे थे नीचे, ऐसे ना नीचे गिर रहा था, तो इन्होंने इधर से क्या कर दिया? 20 न्यूटन का फोर्स लगा दिया कि बैलेंस हो जाए, 20 GF का फोर्स लगा दिया। ठीक है सर, आपसे पूछा ड्रॉ द रे डायग्राम, बना दिया लो डायग्राम। ठीक है, इसका वेट कहां लग रहा होगा? नीचे लग रहा होगा। 50 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर से इसका वेट नीचे लग रहा होगा। वेट किसका? स्केल का वेट। और इसको बैलेंस करने के लिए हमने पीछे लगा दिया। अगर ये नहीं लगाते तो ये आगे गिर जाता, गिरना ही था उसने। तो ड्रॉ द डायग्राम बना दिया। पॉइंट देने दे दो, पॉइंट देना है तो ये पॉइंट ऐसे दे दो, ये 0 सेंटीमीटर है, ठीक है, 0 सेंटीमीटर 100, इस पॉइंट को दे दो A नाम, इसको दे दो B नाम, और इस पॉइंट को दे दो O नाम। तो डायग्राम तो ये बन गया। ठीक है, अब जब डायग्राम बनाते हो तो क्या इतना बना के छोड़ देना? नहीं, अब आप समझाओगे कि W इज द वेट, W इज द वेट ऑफ द स्केल। तो W क्या है यहां पे? वेयर W इज इक्वल्स टू वेट। वेट दोस्तों एक फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल ही फोर्स होता है, पर फोर्स होता है, फोर्स या वेट ऑफ द रूलर और स्केल। ठीक है, तो बन गया, खत्म कहानी, और कुछ नहीं करना। सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है व्हाट इज द वेट ऑफ रूल। अब इस वेट को बैलेंस करने के लिए ही तो 20 GF लगाया है। ये वेट क्या कर रहा था? इस स्केल को यहां से ची ची नीचे ले जाने की कोशिश कर रहा था। दोस्तों इसके लिए ना यही समझना जरूरी है जो मैं आपको बता रहा हूं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम द पाइवट पॉइंट टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स।
यहां पर आगे देखो, ये है पाइवट, फोर्स लग रहा है यहां, मुझे इस आगे की रॉड से कोई लेना देना नहीं। इस वेट को निकालने के लिए ये इसका लाइन ऑफ एक्शन है, तो मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना पड़ेगा। तो 50 पे इसका वेट लग रहा था। 50 पे क्यों लग रहा था? क्योंकि ये यूनिफॉर्म रॉड है, रॉड का हमेशा वेट सेंटर से लगता है, तो ये है वेट, वेट ही फोर्स है। तो वेट से पाइवट पॉइंट तक की दूरी, तो 50 से 58 यानी कि ये हो गई 8 सेंटीमीटर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप यहां से यहां मत ले लेना पाइवट पॉइंट का डिस्टेंस, भैया वेट तक लेते हैं, फोर्स तक लेते हैं। तो अगर हमें वेट कैलकुलेट करना है तो हमने कहा सेकंड वाला W इज इक्वल्स टू वेट, वेट ऑफ द रूलर या रूल, रूल का वेट है, ठीक। द रूलर या द रूल इज pivoted at point O, ठीक है। इन इक्विलिब्रियम, देखो बैलेंस्ड हो रहा है तो इक्विलिब्रियम में कंडीशन लगाएंगे, तो इन इक्विलिब्रियम वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं? एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल्स टू क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, या मैं कह सकता हूं सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, या मैं यहां पे लिख भी देता हूं सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल्स टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट। अब तुम बताओ, जो वेट है इसको कैसा मूवमेंट दे रहा है? वेट इसको कैसा मूवमेंट दे रहा है? ऐसे, यानी कि नीचे आए, और ये भी इसको क्या कर रहा है? नीचे दे रहा है। अब देखो ये वेट इसको कैसे घुमाने की कोशिश कर, वेट है ना, वेट एंटी क्लॉकवाइज, और ये जो इसका वेट है, और ये 20 GF का वेट है, ये इसको क्लॉकवाइज मूवमेंट दे रहा है। तो दोस्तों हम यहां पर लिखेंगे फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कौन लग रहा है एंटी क्लॉकवाइज में, कौन दे रहा है? वेट। तो आप चाहें तो बीच में ऐसे भी यहां पर लिख सकते हैं कि जो वेट है, वेट क्या दे रहा है? वेट दे रहा है इसको एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। और जो हमने वेट 20 GF का लगाया, जो 20 ग्राम फोर्स का, सॉरी यहां पे है 20 ग्राम फोर्स का जो वेट हमने यहां नीचे की तरफ लगाया, ये इसको क्या दे रहा है? क्लॉकवाइज मूवमेंट, जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा दोस्तों? पाइवट पॉइंट से लेके फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन तक। तो 58 ये रहा, 100 ये रहा, यानी कि 42 सेंटीमीटर ये रहा। तो चलो बस खत्म कहानी। तो वेट इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंटी क्लॉकवाइज, एंड फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्लॉकवाइज, ये दोनों बराबर होते हैं। क्या ये दोनों सेंटीमीटर में? हाँ। तो सर मीटर में बदलना है, बदलोगे भी तो डिवाइड बाय 100 करोगे, दोनों कट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी कट जाना है तो कोई दिक्कत नहीं, आप लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते। वेट निकालना है, दिस विल बी 20 ग्राम फोर्स इंटू 42 डिवाइड बाई 8, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 2 ने मारा इसको 21, 100 पंच 105 GF, खत्म कहानी। देखो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए इंटू 10 टू द पावर -2 करते हैं, यहां पर भी करते हैं, दोनों वैसे ही कैंसिल हो जाते नीचे जाके, ठीक है। तो ये हो गई कहानी। तो हम बोलेंगे द वेट ऑफ द यूनिफॉर्म रूल या रूलर इज 105 GF। तो 105 GF का ये वेट था, जो बैलेंस कर दिया गया है 20 GF के फोर्स से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द डायग्राम बिलो शो अ यूनिफॉर्म बार सपोर्टेड एट द मिडिल पॉइंट O। ये मिडिल पॉइंट O से यहां पर हमने क्या कर दी? सपोर्ट कर दी, ठीक है। वो कह रहा है अ 40 GF इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट ऑफ पॉइंट O। ये O है, O के लेफ्ट में 1 2 3 4 40 सेंटीमीटर है, ठीक है, सेंटीमीटर्स में चल रहा है। एक्चुअली है ये पूरा 100 मीटर ही, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो ये 100 मीटर का, सॉरी 100 सेंटीमीटर यानी कि 1 मीटर, लेकिन 1 मीटर के मिड पॉइंट से इधर 50 होगा, उधर 50 होगा, तो इन्होंने ये डायग्राम इस तरीके से आपको दे दिया, तो कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने बोला एक 40 ग्राम फोर्स का वेट जो है वो 40 सेंटीमीटर पे हमने रख दिया टू द लेफ्ट पॉइंट O।
ओ के लेफ्ट पॉइंट पे। हाउ कैन यू बैलेंस द बार विद वेट ऑफ 80 GF? आपको 80 GF का वेट लगाना है और बैलेंस करना है बार को। दोस्तों एक चीज बताओ, ये सेंटर से थी फिक्स, ये यहां से फिक्स थी, अगर मैं ये नहीं लगाता तो ये मस्त चिल मार के बैठी रहती, कोई दिक्कत नहीं था भैया, ये बैलेंस होती। इनको चैन नहीं पड़ा, इन्होंने यहां पर एक बच्चा बिठा दिया, तो अब बच्चा बिठाओगे तो ये कहां जाएगा? सीसो है ना, सीसो ऐसे था, बीच से मस्त बैलेंस हो रखा था, चिल एकदम बैठा हुआ था, ये था 100 सेंटीमीटर का था, बीच से फिक्स था। इन्होंने यहां पर क्या कर दिया, एक 40 GF का बच्चा बिठा दिया इस पॉइंट पे, 40 के ऊपर 40, ये तो ये इधर की तरफ मुड़ जाएगा। अब इधर मुड़ेगा तो सर किधर से बैलेंस होगा? अगर मैं इधर ही बच्चा बिठा दूं तो ये और खड़ा नहीं हो जाएगा, तो हमें इधर बिठाना पड़ेगा, समझे? अगर भैया मुझे से बैलेंस करना है तो मुझे बीच से बैलेंस करना है। मैं यहां पर एक वजन रख दूं तो ये क्या इधर झुक जाएगा, यहां पर एक वजन रख दूं तो तराजू इधर झुक जाएगा, तो मुझे से बैलेंस करने के लिए वापस क्या करना पड़ेगा, इधर और वेट डालना पड़ेगा। यानी कि ये बात तो मुझे तय हो गई कि जो ये 80 GF का फोर्स है वो राइट साइड लगेगा, क्योंकि अगर इसको भी लेफ्टी में रख देता तो ये तो इसको झुका ही रहा था नीचे को, ये और झुका दे, 80 भी नीचे लगा रहा है, 40 भी इधर ही, ये तो ऐसा हो जाएगी, हो जाएगी। तो अगर मुझे इसे बैलेंस करना है तो इधर 40 लगाया तो ये यू जा रही थी, तो मैंने इधर 80 कहीं पे लटका दिया होगा, कहीं पर, मुझे नहीं पता कहां पर, कहीं पर लटका दिया होगा तो बैलेंस हो गई होगी। तो मैं यहां पर आंसर में क्या लिखूंगा, सॉल्यूशन में लिखूंगा टू बैलेंस, क्योंकि क्वेश्चन देखो बैलेंस की ही बात कर रहा है कि 80 GF का फोर्स कहां पे लगाया जाए जिससे बैलेंस हो जाए बार। टू बैलेंस द बार, the weight of 80 GF, the weight of 80 GF should be placed to the right side या right hand side, right side ही लिखते हैं यार, right side of O, of point O। ये मुझे समझ में आ गया दोस्तों। अगर यही क्वेश्चन ऐसा होता कि ये 40 वाला इधर होता तो क्या ये नीचे की तरफ जा रहा होता? अगर ये 40 वाला इधर होता तो ये इधर की तरफ टिल्ट हो जाता, नहीं ये 40 वाला इधर होता तो ये ऐसे झुक जाता, तो फिर मुझे वो 80 वाला ओ के लेफ्ट साइड में रखना होता। अब इधर भी किसी को बिठा दूं, इधर जा रहा है तो मुझे इधर वजन बढ़ाना पड़ेगा तो ये बैलेंस होगा, इधर जा रहा है तराजू तो मुझे इधर वजन बढ़ाना पड़ेगा तभी तो इधर होगा। तो वही वो कहानी है, देखो फील पूरा है, सेम चीज है जो बचपन से कर रहे हो कि ये इधर जा रहा था तो तुमने इधर से उंगली लगा दे, तो ये ऐसे गिर रहा है तो तुम इधर से बैलेंस कर दोगे, ये ऐसे गिर रहा है तो तुम इधर से बैलेंस कर दोगे, सिंपल, ये रही कहानी। तो वो कह रहा है कि कहां लगाऊं, तो मेरे को इतना पता लग गया कि वो राइट साइड में लगाना पड़ेगा जिससे बैलेंस हो। क्यों? क्योंकि 40 GF हमने लेफ्ट साइड में लगाया, और अगर 40 GF हम ओ के राइट लगाते तो 80 GF लेफ्ट में लगाते। भाई लेफ्ट और राइट में होगा, अगर दोनों राइट में रख दोगे तो ऐसी घूम जाएगी, दोनों लेफ्ट में रख दोगे ऐसी घूम जाएगी, तो एक को राइट एक को लेफ्ट में रख के बैलेंस करना पड़ेगा। सो लेट द 80 GF weight is suspended at distance x from point O। तो पॉइंट O, या मैं बोल सकता हूं फ्रॉम पॉइंट, लेट द 80 GF weight is suspended at distance x right side of point O। ये भी बात क्लियर हो गई। तो इक्विलिब्रियम बैलेंस करना है तो इक्विलिब्रियम है, तो टू बैलेंस, यानी कि बैलेंस का मतलब क्या हो गया, इन इक्विलिब्रियम में है भाई ये बॉडी। हम जानते हैं सम ऑफ एंटी क्लॉक वाइज मूवमेंट इज इक्वल्स टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट और क्लॉकवाइज मूवमेंट बराबर होंगे, सीधी सी बात है। जरा इसको देखो, ये 40 GF पिवट पॉइंट ये रहा, यहां से कितनी दूरी पर है, 40 सेंटीमीटर की दूरी पर है। पाइवट पॉइंट से फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन तक की दूरी, भैया वेट हमेशा नीचे लगता है, ये नीचे ही घुमा रहा होगा इसको, 40 GF नीचे लेके जा रहा होगा, और मुझे यहां पर कहीं पे, मुझे नहीं पता, मैंने यहां पर कहीं पे लटका दिया x,
80 GF लटका दिया, मुझे नहीं पता, हो सकता हो 20 पे हो, 30 पे हो, कहां पे हो मुझे भी नहीं पता, मैंने ऐसे ही मान लिया कहीं दूरी x पर है, ये x निकल जाए तो मुझे एग्जैक्ट वैल्यू पता लग जाएगी कहां पे मैंने रखा है। तो जितना मेरा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है उतना ही मेरा क्लॉकवाइज मूवमेंट हो। तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कौन प्रोवाइड कर रहा है? 40 GF का फोर्स। तो मैं यहां लिखूंगा 40 GF इनटू कितनी दूरी पर है? 40 सेंटीमीटर पे प्लेस्ड है। दोस्तों फिर सोच लो 40 सेंटीमीटर कैसे लोगे? पाइवेट पॉइंट से दूरी, पाइवेट पॉइंट से दूरी, पाइवेट पॉइंट से फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम बोलते हैं। ठीक है, फिर याद रख लो perpendicular distance is always considered from the pivot point to the line of action of force, है ना? तो हो गया इज इक्वल्स टू, अब 80 GF का फोर्स हमें तो पता नहीं, तो हमने x सेंटीमीटर दूरी पर रख दिया होगा। चलिए दोस्तों मैथ्स कहती है x की वैल्यू निकालनी है, तो x को अकेला छोड़ दो, ये 80 आ जाएगा नीचे, तो 40 GF इंटू 40 सेंटीमीटर, और नीचे बैठा है 80 GF, GF से GF ग्राम फोर्स से ग्राम फोर्स कर दिया, 42 जो 80, इसने इसको मारा 20 सेंटीमीटर, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर O से दूर, यानी कि हम कहेंगे द वेट, या मैं बोलूं द 80 GF वेट should be placed at distance of 20 सेंटीमीटर from the pivot point, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा पाइवेट पॉइंट से देखा जाता है, फ्रॉम द पाइवेट पॉइंट। अगर इसका डायग्राम बनाऊं ना फाइनल करके आप लोगों के सामने, तो ये ऐसे बन गया, ये डायग्राम ऐसे बन गया कि ये था मिड पॉइंट, ये था आपका 10, 20, 30, 40, 40 सेंटीमीटर, इसके ऊपर बैठा है एक वेट 40 GF का, और अब यहां पर देखो, ठीक है 10 था, 20 था, 30 था, फिर यहां पर 10, 20, 30, 40, 50, तो आपको पता है ये 10 है, ये 20 है, ये मिड पॉइंट O है, तो यहां पर रखोगे उस 80 GF के वेट को, यानी कि यहां पर आपको रखना पड़ेगा। तो अब ये बैलेंस हो गया, ये आपका फाइनल डायग्राम। बाकी तो जो भी है 30, 40, 50, तो आप यहां पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पे रख दो, पाइवेट पॉइंट से 10 और 10, 20 पे दूरी पे रख दो 80 GF, अब ये आगे नहीं जाएगा, इसको बैलेंस कर लेगा। ठीक दोस्तों, चलो भैया बढ़ते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। अब इस वाले क्वेश्चन में भी ना बच्चों को बहुत टेंशन होती है, होने की नीड ही नहीं है यार, कितना आसान क्वेश्चन है, हलवा। ठीक है, कह रहा है फिगर में एक यूनिफॉर्म बार है, यूनिफॉर्म है मतलब एक समान है, एक समान है तो वेट बीच से लाई करेगा, हाँ या ना, बात खत्म। सपोर्टेड L मीटर की दूरी है भैया, L लंबाई है इसकी, L लंबाई है इसकी, ठीक है। सपोर्टेड, ठीक है, वेट मिडिल पे लग रहा है। इन इक्विलिब्रियम फाइंड द रिएक्शन R1 और R2। अब एक बात बताओ, मान लो ये है, अब इसको ये छोड़ूंगा तो नीचे जाएगी, मैंने इसको यहां से पकड़ा और यहां से ऐसे रख दिया, हो गया ना बैलेंस। मैंने हाथ से यहां पर क्या रख दिया? उंगलियां रख दी, ये एक रॉड है, ये रख दिया। तो मुझे एक चीज साफ समझ में आ रही है कि जो इसका पूरा वेट है वो मेरी इन दोनों उंगलियों ने संभाल लिया। यही तो बोलोगे, डंबल उठाते हो या कोई वजन उठाते हो, ऐसे उठा लेकर रखते हो, तो ये तो बोलते हो मैंने वो पूरा वजन उठा लिया, यानी कि आपके उस कंधे ने पूरा वजन उठा लिया। तो अगर मैं इस रॉड को ऐसे रख दूं अपनी दो उंगलियों पे, तो ये नहीं बोलूंगा क्या कि मैंने इस पूरी रॉड का वेट अपनी दोनों उंगलियों से उठा लिया। मेरा यहां से R2 रिएक्शन लग रहा है और यहां से R1, मुझे नहीं पता R1 कितना लग रहा है, R2 कितना लग रहा है, इसी की वैल्यू हमें निकालनी है। भाई मैं हो सकता है अगर मैं इधर से ज्यादा लगा देता तो ये रॉड ऐसी हो जाएगी, इधर से ज्यादा लगाऊंगा ये ऐसी, आंसर तो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा। मैंने ऐसे लगाया, यानी कि पूरी रॉड का वजन मैंने अपनी इन दो उंगलियों से उठा रखा है। मेरी एक उंगली रिएक्शन R1 लगा रही है, दूसरी उंगली R2 लगा रही है, और मुझे यह भी पता है इसका वेट बीच से लग रहा है, क्यों? क्योंकि ये यूनिफॉर्म रॉड है। ठीक है सर, तो एक इस क्वेश्चन की हिंट मुझे पता लग गई, द वेट W, या मैं इसको यहां पे नहीं लिखता, नेक्स्ट पेज में लिखता हूं, द वेट W, the weight W of uniform bar is balanced by R1 and R2। यानी कि अगर मान लो उदाहरण के तौर पे कि ये 100 न्यूटन होता, तो R1 और R2 कितना फोर्स लगा रहे होते? 100 न्यूटन, तभी ये इसको बैलेंस कर पा रहा है। अगर 100 से ज्यादा, 100 से कम लगा रहे होते तो नीचे चले जाते।
समझ रहे हो? अगर ये वेट बहुत ज़्यादा होता और मेरी उंगलियां उतना वजन नहीं दे पा रही थी, उसको बैलेंस नहीं कर पा रही थी, तो मेरी उंगलियां झुक जाती। हाँ, यानी कि ये 100 न्यूटन इन दोनों R1 R2 ने उठाया है, तो मैं ये कह सकता हूं क्या कि इट मीन्स R1 और R2 भाई ने मिलके W वेट उठाया है। ये चीज मुझे पहले पहले बात में समझ में आती है। फिर मुझे एक चीज और पता है, उसने कहा वेट जो है मिडिल में लग रहा है। तो दोस्तों अगर इस पूरी रॉड की लंबाई L है, अगर इस पूरी रॉड की लंबाई L है और इस पॉइंट को मैं A मान लूं, इस पॉइंट को मैं B मान लूं, तो यहां से यहां तक की लंबाई L/2, ये है पाइवट पॉइंट O या मिड पॉइंट O, और यहां से यहां तक की लंबाई L/2। कोई बुरा तो नहीं मानेगा अगर 100 मीटर की रॉड होती और बीच में अगर मेरे को पॉइंट है, तो इधर 50 उधर 50, 1000 की होती तो इधर 500 उधर 500। भैया अगर 100 सेंटीमीटर की ये रॉड है तो 50 इधर 50 इधर, अगर 200 की है तो 100 इधर 100 इधर, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। तो अगर ये L लंबाई है, इसकी लेंथ L है, तो L/2 इधर L/2 इधर, आधा ही तो होगा, आधा इधर आधा उधर। तुम इसकी लेंथ 2L मान लो, LL कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर उसने L बोला है उसकी लेंथ ना, तो इसने L ले लिया। तो दोस्तों A पॉइंट का मोमेंट ऑफ फोर्स निकालो। A वाला क्या कर रहा होगा, इसको ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा होगा, तो मोमेंट ऑफ फोर्स है A, निकालो मोमेंट ऑफ फोर्स एट A। वो कैसे निकलेगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। A वाला जो मोमेंट ऑफ फोर्स है कैसे जा रहा है, यूं, और ये कैसे लेके जाएगा, क्लॉकवाइज। देखो ये इसको घुमाएगा तो क्लॉकवाइज, माइनस में ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं बात करूं मूवमेंट ऑफ फोर्स एट B पर, तो B पे आ जाओ। B वाला फोर्स कहां ले जा रहा है, टिक ऊपर ऐसे, तो ये इसको वैसे बेसिकली एंटी क्लॉक ले जा रहा है, और ये आपको पता है ये क्लॉक लेके जा रहा है। ये दो चीजें तो मुझे वैसी दिख रही हैं। तो अगर मैं B पे निकालूं तो फिर R2 इंटू L/2 क्या निकलेगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। देखो पेपर में ना लिखने का तरीका है। यानी कि मुझे एक चीज समझ में आ गई कि भैया फिर भी इन्होंने बैलेंस ही तो कर रखा है। यानी कि बैलेंस कैसे किया होगा, बैलेंस होता है दोस्तों इन इक्विलिब्रियम की कंडीशन ये होती है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन ये होती है कि सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज और सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल्स टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट। यानी कि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट और क्लॉकवाइज मूवमेंट बराबर एंटी क्लॉक। देखो जरा एंटी क्लॉक कौन सा था, R2 इंटू L/2। हाँ सर, और ये था R1 इंटू L/2। देखो हाँ या ना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, और तो कुछ है ही नहीं। करोगे क्या, ये कट गया ये कट गया। अरे यहां से ये पता लग गया जितना R2 है उतना ही R1 है। यानी कि जितनी मेरी पहली उंगली इसको वजन लगा रही थी उतनी दूसरी भी इसको लगा रही है, दोनों सेम है। तो माना लेट R1 R2 दोनों के दोनों सेम है, तो मैंने R मान लिया, ठीक। लेट R1 R2 दोनों के दोनों सेम है, तो इस चीज को जरा इक्वेशन फर्स्ट में रखो, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन 1 में रखो जरा इसे। तो आप देखोगे इक्वेशन 1 पे रख के हमें पता है R1 और R2 तो W के बराबर है सर, हाँ। और हम ये कह रहे हैं कि R1 की वैल्यू जो है वही R2 की वैल्यू है, और मैंने R मान ली, किसके इक्वल मान ली, R। तो R1 की जगह क्या लिखो, R, प्लस की जगह प्लस, R2 की जगह भी R लिख सकते हैं, हाँ, यानी कि W। यानी कि ये बन जाएगा 2R इक्वल टू W, यानी कि ये बन जाएगा R की वैल्यू W/2। लो खत्म कहानी। अब अगर मैं बोलूं कि हमने यहां पर R1 को R माना है, तो R1 की वैल्यू भी W/2 हो गई, और हमने R2 को भी R माना है, तो R2 की वैल्यू W/2 हो गई। यानी कि R1 एंड R2 की वैल्यू आ गई। तो आप लिखोगे द वैल्यू ऑफ R1 एंड R2 इज W/2। इट मीन्स बोथ आर एक्सर्टिंग द सेम फोर्स टू बैलेंस द वेट। तो हम क्या कहेंगे, हम यहां पे लिख देंगे द वैल्यू ऑफ, क्योंकि हमसे यही पूछा, देखो R1 R2 की वैल्यू पूछे ना क्वेश्चन में, पूरा लिखना पड़ेगा। इन इक्विलिब्रियम फाइंड द रिएक्शंस R1 एंड R2, तो हम लेंगे द वैल्यू ऑफ R1 एंड R2, या द वैल्यू ऑफ रिएक्शन R1 एंड R2
द वैल्यू ऑफ रिएक्शन R1 एंड R2 इज W/2। दैट्स इट दोस्तों। हो सकता है ये क्वेश्चन नंबर में आ जाए, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये मान लो 500 न्यूटन है और आपसे बोले R1 और R2 की वैल्यू बताओ, कोई दिक्कत नहीं। R1 प्लस R2 किसके बराबर है? 500 के बराबर है। पूरी कहानी सेम करना, R1 R2, लास्ट में R1 R2 सेम आ जाएंगे, R2 की वैल्यू R1 सेम कर देना, R मान लेना, लास्ट में R की वैल्यू कितनी हो जाएगी? W/2, यानी कि R1 की वैल्यू 250 न्यूटन है और R2 की वैल्यू भी 250 न्यूटन है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी सी बात ध्यान में रखना, ये तो W के टर्म में था, अगर नंबर होता तो W/2 यानी कि 500 न्यूटन की अगर यहां पर वेट लग रहा होता तो R1 250 लगा रहा था, R2 भी 250 लगा रहा था, दोनों 250 लगा रहे थे, तो ये वेट बैलेंस हो गया, सिंपल। सो दैट्स इट दोस्तों, यहां पर आपने इस पूरे न्यूमेरिकलों के जूस सीख लिया है, सारा क्रक्स बता दिया है, सारी चीजें मैंने आपको इसमें बता दी हैं, बस अब प्रैक्टिस करो। जो बच्चा, कई बच्चों को वीडियोस के लिंक नहीं मिल पाते, वो मुझे ना इस नंबर पे गिवन नंबर पे, मैं फिर लिख रहा हूं 7895452046, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दे। मैं आपको व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड कर दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप में क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा, जिससे कि आपको सारी वीडियोस के लिंक ऑन टाइम मिल जाए, जिससे आपकी पढ़ाई ना रुके, या जो भी है। ये नंबर मेरा पर्सनल नंबर है, आप इस पर मुझे कॉल मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हो। होता कई बार ऐसा है कि कोई क्वेश्चन में डाउट आया, तो अब आप वीडियो देख रहे हो, कमेंट में इतना नहीं लिख सकते, समझ रहा हूं, तो उसके लिए निश्चिंत रहो, यहां पे मुझसे आप डायरेक्ट मुझे पूछ लेना कि सर माय नेम इज दिस एंड दिस, अपना नाम बता देना, अपना नेम, क्लास, ऑब्वियसली 10th के ही हो, पर आपको कहां से पता लगा तो द अकेड्स ऐसे करके बता देना और अपना क्वेश्चन भेज देना, मैं उस क्वेश्चन को आपके बीच सॉल्व करवा दूंगा। उसके लिए एक सिंपल सेपरेट से एक अलग से वीडियो मिल जाएगी, बस पढ़ते रहो, रुकना नहीं है, पढ़ाई नहीं रोकनी, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं कि हमारी दौड़ एकदम अलग है, ठीक है। हमारी दौड़ है सीधे से अच्छे मार्क्स स्कोर करने की, पास तो हो ही जाओगे जैसे सबको पता है, बट अच्छे नंबर लेके आना है, जिससे 11th में हमें साइंस मिले और साइंस अच्छे से हम पढ़ पाए, समझ पाए, ठीक है। कॉन्सेप्ट वो नहीं है कि बस पढ़ लो नंबर ले आओ, नहीं, समझ पाओ और सारी चीजों को फील कर पाओ। तो 7895452046 में आप मुझे व्हाट्सएप में हेलो भेज दीजिएगा, या अपना नाम, वो जो भी है मैंने बताया, और मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा, सो दैट जो भी वीडियोस हम बनाते हैं उनके लिंक आपको टाइम पे मिल जाए। और अगर समझ में आता है बच्चे, तो जैसा मैं कहता हूं हमेशा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, कमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर करें ही करें, क्योंकि सब्सक्राइबर भी जरूरी है, ठीक है। तो सपोर्ट करो अपने भाई को, एकदम आग लगा देंगे, एक तरफा कार्यक्रम कर देंगे, ठीक है। सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, A to Z, फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, सबको बूम बूम कर देंगे। थोड़ा मुझे टाइम भी कम मिलता है, क्योंकि और भी क्लासेस होती है ना, तो मैं वहां से तब फ्री हो पाऊंगी जब मैं यहाँ से थोड़ा सा सपोर्ट सबका मिले, तो फिर मैं इधर की तरफ थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दे पाऊँ। आप लोग समझ भी पा रहे होंगे, क्योंकि ये सारी चीजें करना इट्स नॉट ईजी, इतना आसान नहीं है, ठीक है। चलो दोस्तों, तो आप फटाफट से कमेंट करेंगे, कोई क्वेश्चन होता है तो व्हाट्सएप में मुझसे पूछ लेंगे, और समझ में आता है तो एक हार्ट, दिल जरूर भेजे, क्योंकि एक दिल तो मैं भी डिजर्व करता हूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ओवर नाउ, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।